अपने भाग्य की रोटी। आध्यात्मिक कहानी। पुराने जमाने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़े से कड़ा दंड देता था। और हाँ, कुछ कुछ सनकी भी था। तो एक दिन उसे यह सनक समाई कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी तो यह जाना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रियेश्वरी, हम बरसों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा, मैंने दिया। जरा बताओ तो तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से उपलब्ध है। तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं यह सब भोग पाती। मेरे तो भाग्य भी आप हो और भगवान भी। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाया और यही सवाल किया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी फूलकुमारी ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है, उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से यह सारा सुख उपलब्ध है। फूलकुमारी के इस जवाब से सनकी राजा एकदम सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है, किसके भाग्य से खाती है। कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान। मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वह भड़क उठा और कड़क कर बोला, क्या कहा। यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे तेरे अपने भाग्य से उपलब्ध है। मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फूलकुमारी पिता के पैर पकड़कर रोने लगी, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं तो किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे दुत्कार देंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं। इतने कठोर मत बनिए पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश, बिगड़ेल लड़की। राजा महेंद्र सिंह दहाड़ा, इस घर को अपना घर मत कह, यह मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूलकुमारी को परे धकेल दिया और दासियों को आवाज दी और उनके आने पर आदेश दिया, फूलकुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे किसी दासी की गंदी और फटी चिथड़ी मैली सी पोशाक पहना दो। दासियों ने ऐसा ही किया और फूलकुमारी को एक भिखारिन सी बनाकर सामने ले आईं। राजा के आदेश पर फूलकुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी गई। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूलकुमारी से पूछा, अब भी सोच ले और हमें सही सही जवाब दे दे कि किसके भाग्य से तू यह राजसी सुख भोग रही है। किसके भाग्य से तू माल पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल भी दूं पिताजी कि मुझे जो कुछ भी मिला है, आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। फूलकुमारी की इस निर्भीकता ने महेंद्र सिंह को आग बबूला कर दिया और उसने दहाड़कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए तो महेंद्र सिंह बने कहा, राजकुमारी फूलकुमारी को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ आओ, जहां से यह कभी चाहकर भी वापस न लौट सके।
बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्यों के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। फूलकुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजाज्ञा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में भी नहीं थी। सैनिक फूलकुमारी को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वापस लौट आए। अपनी सनक में ऐंठे सन की राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी फूलकुमारी के साथ क्या बीती। फूलकुमारी भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई, जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर सेठ धर्मसिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दल बल काफिले के साथ 5 वर्ष बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्मसिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्मसिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूलकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मसिंह के सेवक उसे उठाकर धर्मसिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूलकुमारी जैसी लग रही है, लेकिन यह यहाँ क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में कैसे है। धर्मसिंह फूलकुमारी को अपने साथ लिए विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देख चौंक पड़ी। यह आप किस भिखारिन को ले आए? भिखारिन, मुझे तो यह अपनी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वही नाक नक्श हैं। बिल्कुल वैसी ही लग रही है यह कन्या। धर्मसिंह बोला, मगर हमारी बेटी फूलकुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा। अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्मसिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूलकुमारी था और कुछ शक्ल भी राजकुमारी फूलकुमारी जैसी थी। सेठ धर्मसिंह की दासियां राजकुमारी फूलकुमारी को होश में लाईं और सेठ व सेठानी के कहने पर उसे नहला धुला अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्मसिंह और सावित्री के सामने लाईं तो दोनों हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही हो, धर्मसिंह ने पूछा। और जब फूलकुमारी ने अपनी सारी आपबीती बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्मसिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूलकुमारी है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है, क्यों न इसे हम अपनी बेटी बना लें? मैं भी यही सोच रहा हूँ, धर्मसिंह ने कहा और उसके बाद फूलकुमारी सेठ धर्मसिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। फूलकुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सकें। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्मसिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय फूलकुमारी घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम की दृष्टि ऊपर उठी तो उसने फूलकुमारी को देखा और देखकर उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को फूलकुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्मसिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्मसिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से फूलकुमारी और विराट विक्रम का विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद फूलकुमारी एक बहुत सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की मां बन गई। तब विराट विक्रम ने फूलकुमारी से कहा, रानी जी,
हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई अपने हाथ से बांटें और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब फूलकुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देख हतप्रभ रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और फूलकुमारी की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि वह वही फूलकुमारी है जिसे पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंच फूलकुमारी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि पुत्रजन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है प्रिय। राजा विराट विक्रम ने कहा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। फूलकुमारी ने कहा, निस्संकोच कहो रानी। विराट विक्रम बोला, आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें व मेरी बहनों को आजाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। फूलकुमारी ने कहा और बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्मसिंह और सावित्री दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विरत विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उनके लिए दया करना उचित तो नहीं लगता, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आजाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम फूलकुमारी से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आजाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूलकुमारी ने अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी ठुकराई हुई बेटी फूलकुमारी हूँ और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर जरा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य? नहीं नहीं, तेरा भाग्य, महेंद्र सिंह हड़बड़ाकर बोला। फूलकुमारी हंसी, पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है। सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो कुछ भोगा वह आपका भाग्य था और आपने जब मुझे अपने राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वो मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोत्तमा और फूलकुमारी की सभी बहनें बरसों बाद फूलकुमारी को अपने सामने पाकर उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।